हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब देख, कल अपन ने जो पढ़ा था वो था फेराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है। फेराडे का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा अपन ने, उसके बेसिस पे अपन ने क्या बताया था, वो चीज़ तुझे पता होना चाहिए कि गुरुजी प्रथम नियम में आपने ये बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर तू विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, किसी भी विद्युत अपघट्य मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसमें तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा जो पदार्थ में मिलेगा तेरे को इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो हमें हमेशा ही जो तेरा चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और उसके बेसिस पे तूने बताया था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, पढ़ा था ये बात। उसके बाद में मैंने प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया था और बोला था W इक्वल्स टू जेड नोट क्यू। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही याद करना। और तू कक्षा 10 में पढ़ता था कि जो Q होता है वो मेरा आवेश होता है, और आवेश किसके बराबर होता है गुरुजी? आवेश Q होता है हमेशा हाई आई टी के, जहाँ पे आई क्या होते हैं मेरी विद्युत धारा, टी क्या होता है समय, कि कितने आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। याद आया? आवेश प्रवाह की दर Q अपॉन टी किसके बराबर होता था? आई के। तो Q बराबर क्या हो गया तेरा? आई टी। तो W इक्वल्स टू जेड नोट आई टी हो गया। फिर मैं बोला कि एक कुलोम आवेश, या फिर उसको बोल सकते हैं कि एक एम्पियर धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर Q बराबर क्या हो जाता है? एक कुलोम। तो W इक्वल्स टू जेड नोट लिख दिया था पढ़ने। याद आया? उसके बाद में मैंने W का फॉर्मूला बताया था कि 500 कुलोम बराबर 1 फेराडे। ठीक है। किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा गुरुजी आप 96500 बराबर 1 फेराडे कहाँ से लेके आए। ठीक है। किसी ने भी नहीं पूछा। ठीक है। और मैं चाहता हूँ पूछो भी मत कोई। ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछ लेना भाई, जिसको दिक्कत है कि ये कहाँ से आया। अदरवाइज तुम बहुत ज्यादा होशियार हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि 96500 सी मतलब 96500 कुलॉम बराबर 1 फेराडे आवेश होता है। ठीक है। वो कैसे निकालते हैं आप लोगों को आता ही होगा, इसलिए आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं होगा। ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। आज जो बात करते हैं अपने उसके बाद में मैंने ये भी 2-4 क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है। मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे करवाया था कि किसी यूएसओ4 के विलियन में 1.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड तो प्राप्त होने वाले कॉपर की मात्रा ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन भी था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि गुरुजी आपने करवाया था CuSO4। ठीक है। CuSO4 का विलियन है कोई, ये मेरा एक बार सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें मैंने क्या 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा था। ठीक है। मुझे नहीं पता कितने क्या एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहा था। ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा था कि CuSO4 से तो कॉपर बता दे कितना मिलेगा। ठीक है। मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था लास्ट में 3 क्वेश्चन, जिनमें एक क्वेश्चन था पहला ही कि CuSO4 में ठीक है कितने फेराडे कुलोम, कितने फेराडे की आवश्यकता होगी कॉपर प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, हालांकि आपको सॉल्यूशन मैंने भेज दिया था, लेकिन तुम होशियार ज़्यादा हो ना तो इसलिए कोई पूछता नहीं है। ठीक है। वो सॉल्यूशन देख के कॉपी में छाप लिया और कर लिया। लेकिन आपको याद हो तो मैंने इसको ऐसा भी बोला था, CuSO4 को अपन क्या बोलते हैं, मैंने बोलता जब ये टूटता है तो किसमें टूटता? Cu2 प्लस प्लस है टू, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। और फिर मैंने ये बोला था कि जो तेरे को Cu2 प्लस है ये तेरा एक्वस है। ठीक है। अब यहाँ पे तूने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा और तेरे को क्या मिल गया गुरुजी? मेरे को कॉपर सॉलिड मिल गया। ऐसा लिखा था तूने। ठीक है। मैंने बोला था कि कॉपर मिल गया और क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने फेराडे कुलोम की आवश्यकता होगी कॉपर SO4 से कॉपर प्राप्त करने में, और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन देख के यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया था कि बेटा 2 फेराडे आंसर आएगा इसका। ठीक है। किसी ने ये नहीं पूछा कि गुरुजी ये 2 फेराडे आया कैसे। आपने 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे तो 2 फेराडे कैसे काट दिया तूने? 2 फेराडे। ठीक है। क्योंकि तुम टॉपर हो इसलिए तुम्हें पता है वो चीज़ें। ठीक है। इसी तरह मैंने तेरे को एक क्वेश्चन और दिया था कि गुरुजी AlCl3 है। ठीक है। मेरे को इससे चाहिए एल्यूमिनियम। AlCl3 से मेरे को क्या चाहिए? एल्यूमिनियम। जब AlCl3 को तोड़ते हैं अपन, ठीक है, कैसे तोड़ते हैं? Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। ठीक है। मुझे तो एल्यूमिनियम चाहिए तो Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लिया उसके बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है। ये सॉलिड मिल गया मेरे को। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने बोल दिया था 3 फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है। और तूने वो कैलकुलेशन करके तो तूने देख ही लिया होगा कैसे वहां पे 3 फेराडे आया था आंसर। ठीक है। वो कैलकुलेशन वाला वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? वो तेरे को 12th पास कराएगा, लेकिन आगे तू इतने थ्योरी करने थोड़ी बैठेगा। तुझे वो फॉर्मूला याद रहे ना रहे फिर क्या कर लेगा तू? आई बात समझ में? तो ये डायरेक्ट देखने का तरीका होता है कि गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 फेराडे कैसे लिख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन की जगह 3 फेराडे कैसे लिख दिया। ठीक है। वैसे तुझे आता ही है, आता है ना। ठीक है। ध्यान दी इस चीज़ के बारे में। ठीक है। अब मैं तेरे को बताता हूँ कि ये फेराडे में कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है। इधर देख, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है Al3 प्लस को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाकर एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा।
ये स्टाइक्योमेट्री है और यहाँ पे सामने क्या है, ये मोल है। अपन मोल लेके चल रहे, 1 मोल Al3+ को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर वो एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बैटरी चीज समझ में, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और तुझे पता है 1 मोल में कितने एटम्स होता है गुरुजी? 1 मोल में है ना, 1 मोल में n एटम्स होते हैं। n क्या है तेरा? आवोगाद्रो नंबर। क्या है तेरा? आवोगाद्रो नंबर, मतलब आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। और जिसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। या फिर मोलिक्यूल्स, कुछ भी जो तेरे को 12th में, कक्षा 11 में मैंने बताया था, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है गुरुजी Na अवागाद्रो नंबर। मतलब इसकी बात तू करना चाहता तो इसको तो ऐसे लिख सकता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, 23 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा। और तुझे पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है गुरुजी? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे पढ़ा था, ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, टोटल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतने एटम्स होते हैं, तो बता टोटल आवेश कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश, तो तेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मोल को मैंने बदल लिया इतने एटम्स में, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव वो केवल चार्ज को बताता है, ठीक है, इतना चार्ज होता है। तो बता 6.023 इंटू 10⁻23 या Na एटम्स में कितना चार्ज होगा? गुरुजी गुणा कर देना, 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से तू किसी भी एटम्स के ऊपर चार्ज निकाल सकता है। दोबारा देख, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? 1.67। अरे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना बताया मैंने? 1.67। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तेरे पास? गुरुजी मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स n हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मेरे पास हैं? n हैं। तो n एटम्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? वो तूने निकालना मेरे को बता ही दिया। अरे वो मैंने बता दिया तेरे को, पक्का ना? तो टोटल सी का मान कितना जाएगा गुरुजी? जो मेरा चार्ज आएगा, कूलम आएगा, ठीक है, वो चार्ज कितना जाएगा मेरा, ठीक है, सॉरी, चार्ज कितना जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 96487 कूलम, और ये तेरा मोल इनवर्स, ठीक है। आई बात समझ में? ये तेरा मोल इनवर्स में रेस्पेक्ट में दे लेगा। तो ये जो 96487 जो कूलम आया, ठीक है, मोल इनवर्स छोड़ दे क्योंकि कूलम लेके चल रहे अपन, एटम्स की बात कर रहे हैं, तो कूलम, इसको मैं लिख सकता हूँ 96500, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको एस्टिमेट मैंने क्या लिख लिया? 500। ये कूलम, जिसको मैंने फेराडे ने बोल दिया भाई इसको तू 1 फेराडे बोल सकता है, जिसको तू क्या बोल सकता है? 1 फेराडे। इसलिए याद कर कि बेटा हर 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। क्यों? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1 फेराडे, तो 2 का 2 मोल ऑफ फेराडे, इसलिए आता है ये 96500 कूलम। बैठ गई चीज समझ में? ये कहां से आता है, कैसे आता है, ये चीज तेरे को पता होनी चाहिए। ये 96500 ये 1 फेराडे कहां ऐसे आया? क्योंकि फेराडे ने बताया था, इसलिए इसको 1 फेराडे आवेश बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जहां दिख जाए तो 3 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो 2 फेराडे, 10 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो 10 फेराडे, जितने भी तेरे को दिख जाए ना उसका उतना ही फेराडे आवेश होता है या चार्ज होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है। अब चलते हैं अपन फेराडे की सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। अब ढंग से देख लेना, ठीक है, तो उसको पूछता ही नहीं है गुरुजी, बहुत कुछ आता है मेरे को, क्या ही पूछूं तेरे से, ठीक है, वो तो पता ही है रे भाई, तू बहुत ज़्यादा जानता है, ठीक है। फेराडे सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ का ही बोल रहा है वो देख तू, ठीक है। फेराडे का सेकेंड लॉ जो बोलता है ना वो देख। पहला नियम तो क्या था फेराडे का? देख भाई दोबारा समझ ले, जो फर्स्ट लॉ था ना फेराडे का, वो तो ये बात बोल रहा था कि जैसे ये सर्किट है, देख डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा तेरे को, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दी मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल,
इस टाइम पे इसने क्या किया, देख ले तू, ढंग से देख ले, ओए इधर देख, पॉजिटिव ये नेगेटिव, बोला यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मेरा एक ही है, जिसे मान ले मैंने NaCl डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, NaCl, मैंने क्या डाल दिया, AgCl, कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है, सेम है गुरुजी, इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है, सेम। और यहां से बैटरी का चार्ज बढ़ा रहा, कभी ज्यादा करंट दे रहा, कभी कम करंट देगा, कभी ज्यादा करंट देगा तो कभी कम करंट देगा, मतलब बैटरी का चार्ज बढ़ा रहा है। तो यही तो बोला मैंने कि जो इसके ऊपर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी, मतलब कार्य, वो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। क्यों 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 क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों होगा, क्योंकि गुरुजी जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है ना वो तो सेम ही है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरा, सेम, केवल इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने एक ही डाल रखा और कुछ चेंज ही नहीं किया इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट मेरा सेम है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यों, क्योंकि तू वेरी क्या करा रहा है, बैटरी का करंट है, करंट वेरी कराएगा तो उसका चार्ज वेरी करेगा, और चार्ज वेरी करेगा तो यहाँ पे जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा भी वेरी करेगी। ये तो फर्स्ट लो था। अब दूसरा लो क्या कर रहा है, ये बंदा बड़ा स्मार्ट था, क्या था, बड़ा स्मार्ट था। अब बोला कि देख भाई बैटरी तो मैंने सेम कर दी, अगर बैटरी सेम कर दी तो सोच एक बार, अगर उसने बैटरी ही सेम कर दी तो होगा क्या गुरुजी, बैटरी तो सेम किया उसने, बैटरी सेम किया तो बेटा यहाँ से जो करंट जाएगा ना, यहाँ से जो करंट जाएगा वो भी तो सेम ही जाएगा। अगर बैटरी सेम कर दी तो करंट भी क्या जाएगा, सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा। अब उसने क्या बदल दिया, अब गुरुजी उसने क्या बदल दिया, एक बार तो NaCl यूज कर लिया, ठीक है, फिर करंट वो ही रखा, दूसरी मतलब बैटरी उतनी ही रखी, दूसरी बात AgCl यूज कर लिया, तीसरी बार उसने KCl यूज कर लिया, चौथी बार उसने यूज किया H2SO4। मतलब क्या बदल रहा है वो, इलेक्ट्रोलाइट बदल रहा है, क्या बदल रहा है वो, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर रहा है, ठीक है। अब सेम क्या है, चार्ज, चार्ज क्या है, सेम है गुरुजी, चार्ज को उसने क्या रखा, सेम, और इलेक्ट्रोलाइट को बदल दिया, तो भी यहाँ पे होने वाला काम, तो भी यहाँ पे जमा होने वाला प्रोडक्ट है, तो भी यहाँ पे जमा होने वाला उत्पाद अलग अलग मिला। क्यों मिला, क्योंकि गुरुजी चार्ज सेम कर दिया, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइट बदल रहा है। अब क्या बदल रहा है मेरा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ये जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होगी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और E क्या है तेरा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार, किसका गुरुजी, चेंज कर रहा तो इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकी भार है, काम के बराबर होगा, काम मतलब जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जमा होने वाले प्रोडक्ट की मात्रा, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, ये किसके। अब गुरुजी एक बार उसने एक लिया तो भाई साहब अलग ही जमा होगा, और उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा वो भी अलग होगा। मान ले उसने NaCl लिया, NaCl लिया तो NaCl के जमा होने की मात्रा अलग होगी, मतलब W1 पुट कर दिया, और NaCl का इक्विवेलेंट वेट भी तो अलग होगा, बिल्कुल गुरुजी E1 पुट कर दिया। मान ले दूसरा मैंने ले लिया W2, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। मान ले मैंने AgCl ले लिया, AgCl की वजह से जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा W2, AgCl का जो इक्विवेलेंट वेट E2, ठीक है, ये दो इक्वेशन बना ली, ये दो इक्वेशन है बना ली। अब बता समानुपाती का चिन्ह अर्थात प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, तो क्या आएगा, कांस्टेंट। मान ले कुछ भी कांस्टेंट आया हो, मान ले कुछ भी कांस्टेंट आया हो, आएगा तो कांस्टेंट, ये भी तो आएगा कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2, बता मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, तो क्या आएगा, नीचे लिख रहा हूं तू नीचे देख, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया तो प्रोपोर्शनल टू के साइन से तो प्रोपोर्शनल टू का साइन हट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, बराबर का। या फिर तू करना चाहे तो इसको ऐसे भी तो बदल सकता है, कैसे, जैसे W1 मान ले कोई सा भी कांस्टेंट ले ले Z0, ठीक है, E1, ठीक है, और W2, ठीक है, इसका भी क्या जाएगा, Z0 E2। क्यों, अब तू बोलेगा सर Z1 Z2 ले ले, क्योंकि कांस्टेंट है, अरे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट से कटेगा, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि अपने पास बैटरी एक ही है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यही क्या है तेरा, यही क्या है तेरा फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, या इलेक्ट्रोलाइसिस का फेराडे सेकंड लॉ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देख फेराडे का फर्स्ट नियम क्या था, देख दोबारा समझ, एक लाइन में बोलूंगा। फेराडे के फर्स्ट नियम में तो गुरुजी इलेक्ट्रोलाइट सेम था, क्या था, विद्युत अपघट्य सेम था, क्या था, विद्युत अपघट्य सेम था, लेकिन लेकिन चार्ज अलग अलग था, बैटरी अलग अलग बदल रहा था। कभी नोकिया 1100 की बैटरी डाल रहा था तो कभी उसने सैमसंग की डाल दी। ठीक है, मतलब बैटरी अलग अलग यूज कर रहा था, कभी 1100 mAh की बैटरी तो कभी 3000 की, कभी 5000 की mAh की बैटरी डाल दी। तो मेरे को मिलने वाले पदार्थ की जो मात्रा थी वो भी अलग अलग मिली। तो वहां पे मैंने लिख दिया था क्या, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि चार्ज वेरी करा रहा था। सेकंड नियम में आ जा, अब चार्ज को तो सेम रख लिया, मतलब उसने बैटरी टिका दी एक ही बार, 5000 mAh की बैटरी टिका दी। ठीक है, मोटी वाली बैटरी टिका दी, बैटरी सेम रख दी। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उस बैटरी के अंदर जो तू केमिकल डालता है, जैसे तू मार्केट से H2SO4 लेके आता है पानी का, एक बोतल लेके आता है, लाके बैटरी में उड़ेल देता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट बदल रहा, कभी वो H2SO4 लेके आता मार्केट से, कभी वो HCl लेके आता है, कभी AgCl लेके आता है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर W इज W1, मतलब पहला इलेक्ट्रोलाइट लाया और देखा मेरी बैटरी के ऊपर कितना आकर, मेरे जो बैटरी के इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर कितना पदार्थ जमा आया। फिर वो HCl लेके आया मार्केट से, फिर आकर डाला तो देखा अब कितना बैटरी का मेरा इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना HCl जमा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से उसने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E क्या होता है तेरा, तुल्यांक की बार किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। E क्या है, तुल्यांक की बार किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट तेरे को आता ही है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। जैसे तो NaCl का मोलर मास निकालेगा तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, दोनों के ऐड कर दे, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब Na+Cl-, तो 1 आ जाएगा एन फैक्टर, मतलब एक ही बार टूट रहा है। ठीक है, जैसे H2SO4 का एन फैक्टर कितना, 2। इस तरह से तेरे को एन फैक्टर निकालना, मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया था, वहां से की कॉपी उठा लेना भाई। मैंने कक्षा 11 ऐसे ही तेरे पास नहीं टाइम पास नहीं किया वहां पे। ठीक है, वो बहुत काम में आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, कि गुरुजी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में कोई रिलेशन है क्या, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में कोई रिलेशन थोड़ी है, बिल्कुल होगा। तू देख W1 और W वहां पे भी था, E वहां पे भी था, याद आ रहा है, लास्ट में अपन ने बदला था E की टर्म में, अरे E की टर्म में बदला था, याद कर। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, आओ चर्चा करें। हाँ देख बेटा, फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था गुरुजी, मेरे को तो इतना सा पता, तूने ऐसा लिखता था W=Z0IT, और तू ऐसा भी लिखा करता था W=Z0Q। ठीक है, आवेश होता था Q, चार्ज। कक्षा 11 रे, I=Q/T, ऐसा ही पढ़ता था तो कक्षा 10th में, कक्षा 10। ठीक है, मान ले Q बराबर में क्या ले लूँ, 1 कूलम। कितना आवेश प्रवाहित कर दिया, 1 कूलम। तो W किसके बराबर रहे, Z0 के बराबर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चल मेरे भाई आगे सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्यों बोलता था, वो यही बोलता था जो मेरा W है ना, मेरा जो W है, ठीक है, वो किसके बराबर होता था गुरुजी, मेरा W1 बराबर होता था, W1 बराबर होता था, या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता था। ऐसे लिख ले तू थोड़ा सा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और W किसके बराबर, Z0 के। और W किसके बराबर, Z0, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और W किसके बराबर, Z0, W किसके बराबर है, Z0। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तीनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Z0 1। ठीक है, क्योंकि Z0 मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो Z0 1IT डिवाइडेड बाई Z0 2IT, ये किसके बराबर सर, W1/W2। अगर तूने इसने W1/W2 कर लिया, इसको बराबर लिख सकता हूं मैं किसके, E1/E2। कोई दिक्कत है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरा W1/W2 ये बराबर होता है गुरुजी E1/E2 के भी। गुरुजी ये बराबर होता है किसके, Z0 1/Z0 यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम? ये इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 यह रिजल्ट है किसका, फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ का रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अतः तू बोल सकता है Z0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है।
अतः तू बोल सकता है जेड नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, अर्थात पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जेड नोट तो क्या था, इलेक्ट्रो 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 केमिकल इलेक्ट्रोग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, और यह है केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, ध्यान दियो इस चीज के बारे में। तो तू लिख सकता है पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये मेरा फेराडे का नियम खत्म। फेराडे के दोनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और इन दोनों का कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन तू देख लेगा लास्ट में, ठीक है। ओके भाई, आगे देखते हैं अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तू बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। कहाँ तक है गुरुजी, जहाँ तक तू केमिस्ट्री पढ़ेगा ना वहाँ तक ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन सी अब पढ़ाऊंगा वो। हाँ देख, तो अब क्या है, टॉपिक देकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनना। अच्छा गुरुजी, ये देख सीबीएसई में आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, लेकिन आरबीएसई में ये 100% मिलेगा। सीबीएसई का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आरबीएसई में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है और ये टॉपिक भी है। क्या इंपॉर्टेंट है गुरुजी आगे के लिए? भाई आगे के लिए बस यहीं से क्वेश्चन बनना है तेरा, आगे जितने भी एग्जाम होने हैं, ठीक है, उसका यहीं से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। ध्यान दिए इस चीज के बारे में। क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटी विलयनों में चालकता एवं चालकत्व है, ठीक है। जो चालकत्व है उसको बोलेंगे अपन कंडक्टेंस, और जो चालकता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। अब दो चीज की बात करता हूं मैं, ठीक है। तू वायर देखा है, वायर, ठीक है, एक छोटा सा वायर, दुकान पे गया मैं वायर देखा, दुकान पे गया मैंने दूसरा भी वायर देखा, दुकान पे गया मैंने तीसरा भी वायर देखा, ठीक है, वायर ही वायर देख रहा हूँ मैं, ठीक है। और दुकानदार बोल रहा है भाई साहब ये तो 10 रुपये मीटर है, ठीक है, ये गुरुजी मेरा 35 रुपये मीटर है, और ये मेरा 5 रुपये मीटर। ये गुरुजी मीटर वही, लेकिन इसके प्राइस अलग अलग, ऐसा क्यों? वो बोला, फिर बोलते हैं ऐसा क्या है भाई इसके अंदर, तू बोलेगा, वो बोलेगा भाई ये कॉपर का है, कॉपर का वायर है, ये एल्यूमिनियम का वायर है, ऐसा कुछ बोलता रहता है वो सारे दिन, ठीक है। और तो गुरु के कॉपर को यो तो क्या हो, ठीक है, कॉपर को यो तो 35 रुपया, और जो एल्यूमिनियम को यो वो 10 रुपये मीटर, ठीक है। तो गुरुजी ऐसा कॉपर का होने से क्या फायदा हो गया कि उसने रेट भी बढ़ा दी, और इसका ये कोई ना कोई काम का तो होगा ही ना। ध्यान दे, जो ये वायर होता है ना, वायर है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसमें दो चीज जाती है, इसमें कंडक्टेंस जाती है, इसमें क्या जाती है, कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टिविटी जाती है इसमें। ये क्या होता है, ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। जैसे घरों में अपन जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर का वायर लगाते हैं, जैसे फिटिंग करवाते हैं, तो बोलता है एक तो कॉपर का वायर डाल सकता हूँ, एक एल्यूमिनियम का, तो बता कौन सा डालू, तू बोलता है, फिर घर वाले बोलते हैं कॉपर का डाल दे भाई, खूब दिनों तक चलना चाहिए, मतलब खूब दिनों तक, मतलब इसका कुछ ना कुछ इसके एडवांटेज है, इसलिए तो घर वाले ये डलवाते हैं कॉपर का वायर। तो कॉपर के वायर में ऐसा होता क्या गुरुजी, देख उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो जितनी धारा आएगी, जितना करंट बाहर से फ्लो करेगा, उतना का उतना ही घर में डाल देगा पूरा का पूरा। मतलब उसमें क्या नहीं उत्पन्न होता, उसमें गुरुजी प्रतिरोध नहीं लगता। क्या नहीं लगता, प्रतिरोध। एक तो प्रतिरोध, एक मैं बात करूंगा चालकता, एक तो रेजिस्टेंस है, और एक बात करूंगा मैं कंडक्टिविटी। दो की बात करूंगा, एक तो मेरा रेजिस्टेंस और एक की बात करूंगा मैं कंडक्टिविटी। तो देख मेरे भाई, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है तेरा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है तेरा, ये हमेशा ही चालकता का उल्टा होता है। कैसे, मान ले एक एल्यूमिनियम का वायर था, ठीक है, और एक मैंने कॉपर का वायर ले लिया। जो एल्यूमिनियम का वायर लिया उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है और कॉपर के वायर में रेजिस्टेंस कम है, तो कॉपर के वायर में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम के वायर में कंडक्टिविटी कम होगी। तो ध्यान दे, बस यही बात है, यही बात है कि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे की क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। और ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी मेरे भाई ओम ने। किसने बताई थी, ओम ने, ठीक है। तो देख, किसी भी जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी चालकता और प्रतिरोध ओम के नियम के ऊपर डिपेंड है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। अब ओम्स नियम क्या था ये देख, ठीक है। ओम क्या बोलता था, ओम एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर हमेशा ही जो किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता और प्रतिरोध है ना, वो ओम के नियम पर आधारित है। और ओम के नियम के अनुसार किसी चालकतार में प्रवाहित धारा, कक्षा 10, ओम के नियमानुसार किसी चालकतार में प्रवाहित धारा क्या, करंट आई, किसी वायर में जो तू करंट डालता है आई,
ठीक है, उसके विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको तू क्या बोलता है, वोल्ट जा। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ई से शो करता है। ठीक है, देख इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, और आई क्या है मेरी, करंट है, करंट है किसी वायर में। अगर देख क्या बोल रहा है, ओम, ओम के नियमानुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, ओम के नियमानुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, उसके विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं चालक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध आर के अनुपात के समानुपाती होता है, आर के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या बोलता है, एक लाइन में बोल रहे क्या क्या बोल रहा है, देखिए जो धारा होती है ना, धारा आई, करंट, ओम क्या बोलता है, किसी चालक तार में, किसी वायर में, ठीक है, किसी भी जो कंडक्टेंस वायर होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टिविटी वायर में अगर कोई धारा आई, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करते हैं आई, ये किसके बराबर होता है, ये हमेशा ही बराबर होता है किसके, ई अपॉन आर के, ई अपॉन आर, जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, आई क्या है, करंट, ध्यान दे यही ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू अपॉन आर। ठीक है, कोई भी चालक तार में अगर आई धारा पर आई करंट है ना, वो कब आएगा, जब ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई किसके बराबर हो जाएगा, ई अपॉन आर के। कोई दिक्कत यहाँ, अरे कोई दिक्कत यहाँ, अरे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये ओम्स लॉ है मेरा, ये क्या है मेरा, ओम्स लॉ। ध्यान दे इस चीज के बारे में, विद्युत अपघट्य विलयन में चालकता, सर किसी भी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में चालक और प्रतिरोध ओम के नियम के आधार पर, ओम के नियम के ऊपर आधारित है, और ओम का नियम है चालकता में प्रवाहित धारा आई किसके अनुपात के बराबर होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होती है। करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब बात आती है गुरुजी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रतिरोध होता क्या है गुरुजी, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं अपन, आर, क्या बोलते हैं, आर। ध्यान देना भाई, प्रतिरोध किसको क्या बोलता है तू, आर। इंपोर्टेंट है, क्या है, इंपोर्टेंट, क्या है गुरुजी, इंपोर्टेंट है। अब प्रतिरोध एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, पहला तो मोटा सा ये बोल दे कि चालकता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, ये चालकता का क्या होता है, इनवर्स, मतलब कंडक्टेंस का इनवर्स क्या कहलाता है मेरा, रेजिस्टेंस। ये तो सिंपल सी लाइन बोल देगा तू, लेकिन एक्चुअल में कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब जो ये कंडक्टेंस, सॉरी जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ए के। बस दो बात याद कर ले, रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एल क्या है, चालक तार की लंबाई, क्या है, चालक तार की लंबाई, लेंथ। ठीक है, ए क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए क्या है तेरा, एरिया। ठीक है, किसका, वायर का। ठीक है, अब देख रेजिस्टेंस, अगर मैं देख एक मोटा सा वायर ले लूं, ठीक है, एक मोटा सा वायर ले लूं, लेंथ उसकी रखूं कम, मोटा सा तो वायर ले लिया, मतलब एरिया बढ़ा दिया, मोटा सा वायर लिया, मोटा सा वायर लिया, तो मोटा सा वायर लिया मतलब एरिया बढ़ गया, और सामने से वायर को काट, और सामने से देख, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, उसी को एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिया तो तू बढ़ा दिया, मोटा वायर लिया तो एरिया बढ़ा, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। और बोला लेंथ कम कर दी, लेंथ कम कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम। और रेजिस्टेंस कम हुआ तो चालकता बढ़ी, कंडक्टेंस बढ़ा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी। तभी तो देखा कर, जो बाहर बिजली के वायर होते हैं ना, वो मोटे मोटे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि तुझे पता ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, तेरा घर कहाँ है, वहां से वहां तक आएगा, तो लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। जितनी करंट वहां से फ्लो किया, 5 एम्पियर करंट वहां से फ्लो किया, तेरे घर में उतनी तो आएगी नहीं, अगर छोटा सा वायर रख लिया तो। ठीक है, मतलब बीच में ही खा जाएगी पूरी।
ठीक है। तो मोटा वायर लगाते हैं ताकि एरिया बढ़े, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और लेंथ जितनी हो सके उतनी कम करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफार्मर घर के आसपास ही लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो नहीं किया ना कि जयपुर में एक जगह ही लगा दिया, ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया मोटा सा और वहीं से पूरे वायर ही वायर निकाल दिए पूरे जयपुर में, ऐसा तो कभी नहीं किया। वो अपनी कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर लगाता है, दूसरी कॉलोनी में दूसरा ट्रांसफार्मर लगाता है, ठीक है, वहां से छोटे छोटे वायर निकालते हैं। वो चाहता है जितनी डिस्टेंस कम हो ना उतना ही बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट कम जलेगी, लाइट कम जलेगी तो गवर्नमेंट को फायदा होना है। तो वो क्या करता है, मोटे मोटे वायर यूज करता है और रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, जिससे लेंथ जितनी हो सके उतनी कम करने की कोशिश करता है ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। यही डेफिनेशन किसकी है? प्रतिरोध की। अर्थात धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। कक्षा 10 की बातें बोल रहा हूं मैं। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अर्थात इन दोनों बातों से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अर्थात आर इक्वल्स टू रो, क्या बोलेंगे? रो एल अपॉन ए, अर्थात आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए और आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। जहां पे रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। ध्यान दियो इस चीज के बारे में। आर क्या है मेरा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान देना, ठीक है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर क्या है? रेजिस्टेंस, एल क्या है? लेंथ, और ए क्या है मेरा? एरिया। ये तेरा प्रतिरोध। कोई दिक्कत यहां तक मेरे भाई? नेक्स्ट देखा भाई। क्या पढ़ा तूने प्रतिरोध के बारे में? गुरुजी मैंने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा क्या? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अर्थात मैं बोल सकता हूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अर्थात मैं और कुछ बोल सकता हूँ क्या? आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे आर क्या है मेरा? प्रतिरोध। आर क्या मेरा? प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है, रजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या है? लंबाई किसकी? चालक तार की, ठीक है। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्या है? क्षेत्रफल, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? अरे कोई दिक्कत है? पक्का आगे चलूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई मेरी प्रतिरोध की। ये फॉर्मूला तुझे आना चाहिए। अब एक फॉर्मूले से बस तेरे को यही पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सारे फॉर्मूले तू निकाल देगा। क्या निकाल देगा तू? सारे फॉर्मूले। अब तुझे बस एक चीज और देखनी है कि गुरुजी जो मेरा प्रतिरोध है इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ आर। प्रतिरोध की यूनिट होती है गुरुजी ओम। क्या होती है? ओम। शुरू से पढ़ता है ओम में। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था? ओम नहीं बताया था, इसलिए उसने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? ओम की यूनिट होती प्रतिरोध को, ठीक है। अच्छा गुरुजी इसकी थोड़ी पूछता नहीं बेटा, यूनिट पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की, ठीक है। तो बता रो की यूनिट क्या होगी? रो की यूनिट क्या होगी? गुरुजी रो की यूनिट में निकाल लूंगा। रो बराबर लिख सकता हूं आर, ठीक है। नीचे है जो ऊपर, हाँ बिल्कुल नीचे है जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर है जो नीचे। हाल ले मेरे भाई। अब मुझे पता आर की यूनिट तो क्या है? ओम। आर की यूनिट तो क्या है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर लिख लिया चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की यूनिट लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या होती है? सेंटीमीटर में लिया तो लंबाई की भी यूनिट सेंटीमीटर और चौड़ाई की भी यूनिट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर मैंने लेंथ ले ली, या फिर तो मीटर में ले ले तो हाल ले भाई। ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर, क्योंकि लेंथ की ये लेंथ लंबाई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर से तो मीटर गया, आंसर क्या आया?
ओम मीटर किसकी यूनिट है मेरे भाई? ये गुरुजी प्रतिरोधकता की यूनिट है। तो रो की इकाई, रो की इकाई, रो की इकाई क्या आई? ठीक है गुरुजी, ओम डॉट मीटर। कोई प्रॉब्लम? ओ गुरु देख ले मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? यूनिट ऑफ रो, अरे कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, ये होती है मेरी यूनिट ऑफ रो। ठीक है, अब आती है गुरुजी विशिष्ट प्रतिरोध। तो समझ में आया इसकी दो नाम कैसे दे दिया, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। या तो प्रतिरोधकता बोल या विशिष्ट प्रतिरोध बोल, कुछ तो बोल। हाँ भाई, इसको विशिष्ट प्रतिरोध क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि देख रो बराबर क्या आया, अब यहाँ पे तू हेडिंग लगाएगा छोटी सी, क्या क्या लगाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधकता। ऐसा क्यों बोला इसको? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रो बराबर क्या आया मेरे पास? आर गुणा ए अपॉन एल। रो बराबर क्या आया? आर गुणा आर गुणा आर गुणा ए अपॉन एल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर 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 मैं चालक तार का क्षेत्रफल कितना ले लूं? एक। चालक तार का क्षेत्रफल क्या ले लिया मैंने? ए बराबर क्या ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ भी मैंने क्या ले ली? 1 मीटर। तो बता रो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। रो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। रो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक तार की लंबाई एकांक मीटर व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक चालक पदार्थ का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बस ये है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक है? अरे कर लोगे मेरे भाई, सिंपल सी चीजें हैं। प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है? ठीक है, दोनों चीज में कोई फर्क है या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ रहा तू। अब चलते हैं पर चालकता के पास। किसके पास चलते हैं? चालकता। किसके पास है? चालकता या चालकत्व, कंडक्टेंस, सी। ठीक है, ठीक है, कंडक्टेंस चालकता या चालकत्व है। ठीक है, अब चालकता है, सिंपल सी बात है गुरुजी, आर का उल्टा। ठीक है, क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। आर का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। अर्थात सी बराबर 1/r। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता या कंडक्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता या वो चालकत्व। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बता मुझे कंडक्टेंस, सी क्या है मेरी? चालकता। चालक तो भी बोल सकता है या चालकता। ठीक है, आर क्या है? प्रतिरोध। तो बता चालकता की इकाई, यूनिट ऑफ सी। आर उल्टा कर दे रहे मेरे भाई, उल्टा कर दे। हाँ बिल्कुल सर, ओम 1/ओम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स। 1/ओम को क्या लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स। लिखा था, अरे लिखा था ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, महो। इधर से लिखना शुरू कर दिया है गुरुजी, ऐसा भी होता है क्या? अरे भाई होता है, दे रखा है बुक में। ठीक है, ओम इनवर्स या महो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओम इनवर्स या महो। ठीक है, इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? एक तगड़ा आदमी था, बड़ा मस्त वाला नाम था उस बंदे का, क्या था? साइमन। क्या था? साइमन। क्योंकि कंडक्टेंस साइमन ने बताई थी, इसलिए उसने अपना नाम भी लगा दिया कि इसकी यूनिट वैसा मेरे नाम से लगा तो साइमन। तो देख चालकता की 3 इकाई, ओम इनवर्स, महो, साइमन। ठीक है, ओम इनवर्स, महो और साइमन। देख तू कक्षा 10 में पढ़ता था, ओम तेरे को बनाना नहीं आता था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाता था तू। पता नहीं, मेरे को खुद को ही नहीं आता। ठीक है, तो वो पता नहीं कैसे कैसे बनाता था, तो वो ऐसा भी बनाया मिल जाए तेरे को तो गलत नहीं है, उसको ओम ही बोलते हैं। ध्यान दीजिए इस चीज़ के बारे में, या लिख के आ जाएगा तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ओम इनवर्स, महो या साइमन किसकी इकाई है? चालकता की इकाई है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। क्या? चालकता। और चालकता होती क्या है गुरुजी? विद्युत धारा के प्रवाह की सरलता को बताती है कि कितना इजी मेरी विद्युत धारा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है, जितना इजी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसकी कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपन किसके पास है? उसके बाद अपन चलते हैं आर के पास।
किसके पास चले, आर के पास। तो आर का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, आर का फॉर्मूला था गुरुजी रो एल अपॉन ए था, रो एल अपॉन ए थे। तो आर की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा से आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा सी इक्वस टू 1/1/1 रो तो नीचे आ जाएगा, गुणा एल अपॉन एक नीचे था वो कहां चला जाएगा, ऊपर, ये ले। तो सी बराबर क्या आ गया गुरुजी, 1/रो ए अपॉन एल, एल अपॉन ए था उसकी जगह ए अपॉन एल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ध्यान दे इस चीज के बारे में, अरे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो 1/रो है उसको मैंने क्या लिख दिया, कप्पा, के आगे ऐसा चिन्ह कर देना, सी इक्वस टू कप्पा ए अपॉन एल, जहां पे कप्पा ये क्या है मेरा, कप्पा, क्या है रे, कप्पा, कटप्पा नहीं रे, कप्पा, ठीक है। ये क्या है मेरा, कप्पा। और कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, क्या है, विशिष्ट चालकता। कप्पा क्या मेरी, विशिष्ट चालकता, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, चालकता, कंडक्टिविटी, या इसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और सी यहाँ पे केवल चालकता, इसको कंडक्टिविटी मत मानना, मतलब चालकता मत मानना। कप्पा होती है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता या चालकता, या तो विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता, या फिर इसको विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिचालकत्व का व्युत्क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व ले लेना चाहिए, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट, तेरे कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि विशिष्ट चालकता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में तेरे को विशिष्ट चालकता ही मिलेगा, ठीक है। सी चालकत्व मतलब कंडक्टेंस, और कप्पा को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर कंडक्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी। तो पहले तो ये बता मेरे को कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी गुरुजी, कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स महो या साइमन आ जाएगी। तो फिर मेरे को बता अब कप्पा की यूनिट, जैसे वहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकाला था, वैसे यहाँ पे तो कप्पा की, इसको रो बोलते थे, क्या बोलते थे, रो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। तो रो की यूनिट निकाली थी, रो की यूनिट निकाली थी, तो तेरे को कप्पा की यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। तो कप्पा की यूनिट कैसे निकालेगा, तो कप्पा बराबर सी गुणा ए अपॉन, सॉरी कप्पा है ये, एल इधर जाएगा तो एल ऊपर आ जाएगा, सी गुणा एल अपॉन ए। और सी की यूनिट क्या है, सिर्फ इसकी यूनिट तो ओम इनवर्स महो या साइमन, तो साइमन का एस लिख दूं, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है सर, मीटर, इसकी क्या मीटर है, इसकी क्या मीटर स्क्वायर, तो एक से एक कट गया, साइमन मीटर इनवर्स है, साइमन मीटर इनवर्स, देख ले देख ले देख ले देख ले। कप्पा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। सी की यूनिट कंडक्टेंस, कंडक्टिंग की यूनिट ओम इनवर्स महो साइमन, तीनों में से कोई सा भी लिख देना। एल की यूनिट मीटर है, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, मीटर बच गया, तो साइमन मीटर इनवर्स। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है तो ये बता, केवल यूनिट पूछता है, एक नंबर की केवल यूनिट पूछता है, ठीक है। तो देख मेरे भाई ये चीजें सारी हो गई तेरी, ठीक है, क्या, प्रतिरोध और चालकता, ये चीज तेरे को ध्यान होनी चाहिए। यहां तक बातें करेंगे, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।